नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, यह है यूनिट 16, कृषि उत्पादन। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। हाँ, ये उस दौर की अर्थव्यवस्था, समाज, यहाँ तक कि पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है। सही कहा। अगर मध्यकालीन भारत को समझना है तो कृषि को समझना ही पड़ेगा। ये तो कृषि प्रधान समाज था। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये यूनिट 16 समझना बहुत जरूरी है। क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अहम है। खासकर जीएस पेपर 1 जो इतिहास और भूगोल से जुड़ा है, और पेपर 3 भी जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आती है। अच्छा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कई जगह काम आते हैं, और हम यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना। सही बात। असल में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, उसके पीछे क्या कारण थे। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम देखेंगे कि मध्ययुगीन भारत में सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक खेती कैसे होती थी। हाँ, जमीन का उपयोग कैसे होता था, कौन कौन सी फसलें थीं, सिंचाई के क्या इंतजाम थे। और राज्य सुल्तानों और बादशाहों की इसमें क्या भूमिका थी। क्या वो सिर्फ टैक्स लेते थे या कुछ और भी करते थे। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ज्ञानवर्धक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 16.1 प्रस्तावना। कृषि और पर्यावरण का जो रिश्ता है ये तो हमेशा से ही बहुत गहरा रहा है। जी हाँ, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मध्यकालीन भारत जो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जैसा आपने कहा, वहाँ तो ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत और सीधा था। हाँ, पूरी जिंदगी ही कृषि और मौसम के इर्द गिर्द घूमती थी। बिल्कुल। डेविड लुडन जैसे इतिहासकारों ने इस पर काफी काम किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे भूगोल जमीन कैसी है, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, और स्थलाकृति इसने फसल के पैटर्न को कहाँ कौन सी फसल उगेगी और क्षेत्रीय विकास को कैसे प्रभावित किया। ये तो है, जैसी जमीन वैसी फसल। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि उपनिवेशवाद से पहले अंग्रेजों के आने से पहले ये माना जाता था कि सीमित कटाई और युद्धों के बावजूद प्रकृति और इंसान के बीच एक तरह का, क्या कहते हैं, सामंजस्य था। एक बैलेंस था। हाँ, एक तरह का बैलेंस। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हाल के जो शोध हुए हैं वो इस विचार पर कुछ सवाल भी उठाते हैं। शायद ये रिश्ता उतना सरल नहीं था। अच्छा, और रिचर्ड ईटन का काम बंगाल पर, वो भी तो इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। ईटन ने दिखाया है कि कैसे मध्ययुगीन काल में बंगाल में नदियों के मार्ग बदलने का, खासकर गंगा और भागीरथी हुगली नदियों का, वहां की कृषि पर कितना गहरा असर पड़ा। और नदियां रास्ता बदल लेती थी। हाँ, और जब नदी रास्ता बदलती थी तो पुरानी जमीन शायद कम उपजाऊ हो जाती थी और नई जमीन पर खेती शुरू होती थी। इससे पूरा कृषि पैटर्न ही बदल जाता था। बाप रे, ये दिखाता है कि पर्यावरण कितना डायनामिक था। स्थिर नहीं था, लगातार बदल रहा था। बिल्कुल। और खेती को भी उसके साथ बदलना पड़ता था। तो ये तो हुई पर्यावरण और कृषि के रिश्ते की बात। अब आते हैं यूनिट 16.2 पर, संसाधन उपयोग का पैटर्न, यानी खेती में किन चीजों का इस्तेमाल होता था। जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या था? जमीन। बिल्कुल, जमीन, लैंड। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। मध्यकाल में आमतौर पर जमीन की कमी नहीं थी। जमीन की कमी नहीं थी? ये कैसे? आज तो जमीन के लिए इतनी मारामारी है। हाँ, आज की स्थिति अलग है। उस दौर में आबादी कम थी और बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी या जंगल थे। तो समस्या जमीन की उपलब्धता की उतनी नहीं थी जितनी उसे जोतने वाले किसानों और उससे भी ज्यादा बैलों की कमी की थी। अच्छा, लेबर और एनिमल पावर की कमी थी, लैंड की नहीं। जमीन मानव अनुपात, लैंड मैन रेशो ज्यादा था। हाँ, बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि एक किसान के पास औसतन कितनी जमीन होती होगी। हाँ, ये कैसे पता चलता है? इसके अलग अलग अनुमान हैं, और ये सल्तनत और मुगल काल में और अलग अलग इलाकों में भी अलग अलग था। जैसे दिलबाग सिंह का एक अनुमान है पूर्वी राजस्थान के लिए। क्या अनुमान है? उन्होंने अनुमान लगाया है कि प्रति असामी, यानी प्रति किसान, 90 बीघा तक जमीन हो सकती थी। 90 बीघा। 90 बीघा, ये तो बहुत ज्यादा है। सोचकर ही हैरानी होती है। आज के जमाने में तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये औसत अनुमान है। हो सकता है किसी के पास कम हो, किसी के पास ज्यादा, लेकिन ये दिखाता है कि जमीन उपलब्ध थी। और इसी से शायद वो औरंगजेब का 1665 का फरमान जुड़ा है। हाँ, वो फरमान भी बड़ा दिलचस्प है।
उसमें किसानों को जमीन से बांध कर रखने की कोशिश की गई थी। बांध कर रखने की? मतलब ये कि किसान अपनी मर्जी से गांव छोड़कर भाग न जाएं, क्योंकि अगर किसान भाग गए तो जमीन कौन जोतेगा, राजवस कहाँ से आएगा। ओहो, तो राज्य चाहता था कि किसान अपनी जमीन पर टिके रहें, क्योंकि किसान कम थे, जमीन ज्यादा। बिल्कुल, ये फरमान इसी श्रम की कमी की तरफ इशारा करता है। और खेती के लिए जमीन के बाद सबसे जरूरी चीज? पशु शक्ति, एनिमल पावर, खासकर बैल, ऑक्सिन। हाँ, हल चलाने के लिए? हाँ, एसपी गुप्ता का अध्ययन है राजस्थान पर। वो बताते हैं कि राजस्थान में प्रति हल, मतलब एक हल के पीछे औसतन 3.31 बैल थे। 3.31? हाँ, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में उत्तर प्रदेश के लिए जो आंकड़े दिए हैं, उसमें प्रति हल 2 बैल और साथ में 2 गाय या भैंस का जिक्र है। तो बैलों की संख्या काफी महत्वपूर्ण थी। बहुत ज्यादा। किसान की जोतने की क्षमता, जिसे जोत कहते हैं, वो इसी बात पर निर्भर करती थी कि उसके पास कितने बैल हैं। जिसके पास ज्यादा बैल, वो ज्यादा जमीन जोत सकता था। हाँ, और एक और आंकड़ा है हकीकत-ए-सुबह बिहार से। उसके अनुसार एक हल के लिए, मतलब एक जोड़ी बैल के साथ, लगभग 20 बीघा जमीन पर्याप्त मानी जाती थी। 20 बीघा? 20 बीघा प्रति हल। तो अगर किसी के पास 90 बीघे जमीन थी, जैसा राजस्थान का अनुमान है, तो उसे कम से कम 4-5 हल, यानी 8-10 बैल चाहिए होंगे। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा हिसाब बैठता है। इसलिए बैलों की संख्या बहुत मायने रखती थी। ठीक है, तो जमीन थी, बैल चाहिए थे, किसान चाहिए थे। अब अगला सवाल, कृषि का विस्तार। मतलब कितनी जमीन पर असल में खेती होती थी? क्या इसका कोई हिसाब किताब रखा जाता था? हाँ, कोशिशें तो हुई। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भूमि माप और राजस्व आकलन पर कुछ प्रयोग किए थे। हाँ, खिलजी की बाजार नीति और तुगलक के दुआब में कर वृद्धि वाले प्रयोग। जी। और मुगल काल में, खासकर अकबर के समय, भूमि की पैमाइश पर काफी जोर दिया गया। अबुल फजल की आईने अकबरी में अराजी का जिक्र है। अराजी, ये क्या था? अराजी मतलब मापी गई भूमि। लेकिन इसमें सिर्फ वो जमीन नहीं थी जिस पर उस वक्त खेती हो रही थी। तो और क्या था इसमें? इसमें परती जमीन, कृषि योग्य बंजर भूमि, ये सब शामिल था। अच्छा। मतलब कुल कितनी जमीन खेती के लायक है या हो सकती है, उसका एक अंदाजा। अच्छा, तो इतिहासकारों ने इस अराजी के आधार पर अनुमान लगाया होगा कि कितनी जमीन पर खेती होती थी। हाँ, कई इतिहासकारों ने इस पर काम किया है, जैसे W.H. मोरलैंड, इरफान हबीब, शीरीन मूसवी, दिलबाग सिंह। इनके अनुमान थोड़े अलग अलग हैं। जैसे शीरीन मूसवी का मानना है कि आईने अकबरी के जो आंकड़े हैं, वो असल में खेती वाली जमीन का करीब 10% कम आकलन करते हैं। मतलब जितनी जमीन पर खेती होती थी, आइन के आंकड़े उससे 10% कम दिखाते हैं। ओके, और क्षेत्रीय भिन्नता भी होगी? बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान में, जहां पानी की कमी थी, वहां कुल मापी गई भूमि का शायद 50 से 65% ही कृषि के अधीन था। गुजरात में भी लगभग आधा क्षेत्र ही कृषि के अंतर्गत आता था। और गंगा यमुना दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में? वहां निश्चित रूप से ये प्रतिशत ज्यादा रहा होगा। वहां गहन खेती होती थी। तो क्या समय के साथ कृषि का विस्तार हो रहा था? मतलब ज्यादा जमीन खेती के नीचे लाई जा रही थी? हाँ, ऐसा लगता है। शीरीन मूसवी ने 1600 से 1871 के बीच, मतलब लगभग 350 सालों में, कृषि भूमि के विस्तार की एक दर का अनुमान लगाया है। क्या दर थी वो? करीब 0.3% प्रति वर्ष, 0.23% प्रति वर्ष। सुनने में तो ये दर बहुत कम लगती है, 0.23%। हाँ, सालाना दर कम लग सकती है, लेकिन लंबे समय में, जैसे 200-300 सालों में, इसका काफी असर पड़ता है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा खेती के नीचे आ गया। लेकिन ये विस्तार क्या हर जगह एक जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने कहा, क्षेत्रीय भिन्नता थी। मारवाड़ जैसे शुष्क इलाकों में जमीन को परती छोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, ताकि मिट्टी अपनी उर्वरता वापस पा सके। और उपजाऊ इलाकों में? गंगा यमुना दोआब जैसे क्षेत्रों में, जहां पानी और मिट्टी अच्छी थी, वहां गहन खेती होती थी। मतलब एक ही जमीन पर बार बार फसलें लेना। पंजाब में आबाद कृषि का जिक्र मिलता है, यानी बसी हुई स्थापित खेती। इस कृषि विस्तार के पीछे क्या कारण थे? लोग खुद ही नई जमीन पर खेती करने लगते थे? वो भी था, लेकिन राज्य की नीतियों का भी बड़ा हाथ था, जैसे जागीर देना। जागीर मतलब जब बादशाह या सुल्तान अपने मनसबदारों या अधिकारियों को तनख्वाह के बदले किसी इलाके से राजस्व वसूलने का अधिकार देते थे, उसे जागीर कहते थे। तो जागीर मिलने से कृषि विस्तार कैसे होता था? जागीरदार की कोशिश होती थी कि उसके इलाके में खेती बढ़े, ताकि उसे ज्यादा राजस्व मिले।
तो वो किसानों को नई जमीन पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता था, या शायद कुछ सुविधाएं भी देता हो। अच्छा, और मदद-ए-माश? मदद-ए-माश या सयूरगल वो जमीन होती थी जो धार्मिक विद्वानों, सूफियों या जरूरतमंद लोगों को दान में दी जाती थी। ये आमतौर पर माफी की जमीन होती थी जिस पर राजस्व नहीं लगता था। तो इससे कैसे विस्तार हुआ? जिन्हें ये जमीन मिलती थी वो अक्सर बंजर या परती भूमि को खेती योग्य बनाते थे ताकि उनकी आजीविका चल सके। तो इन अनुदानों ने भी कृषि विस्तार में भूमिका निभाई। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, महाराष्ट्र में शाजी भोसले, शिवाजी के पिता की पूना जागीर का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि वो इलाका पहले जंगली जानवरों और लुटेरों से ग्रस्त था। शाजी ने वहां व्यवस्था कायम की और भूमि को खेती योग्य बनाने के प्रयास किए। तो राज्य और उसके अधिकारी कृषि विस्तार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे? कई मामलों में हाँ। कृषि विस्तार का एक और तरीका था जंगल काटना। यूनिट 16.2.3 इसी पर है। वन उन्मूलन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। जी, जंगल काटकर खेत बनाना, ये कृषि विस्तार का एक मुख्य तरीका था, खासकर उन इलाकों में जहां आबादी बढ़ रही थी या जहां नई बस्तियां बसाई जा रही थीं। इसके क्या कारण थे? सिर्फ खेती के लिए जमीन चाहिए थी? वो तो मुख्य कारण था ही। ज्यादा जमीन मतलब ज्यादा अनाज, ज्यादा राजस्व। लेकिन इसके और भी मकसद होते थे। जैसे राज्य का नियंत्रण बढ़ाना। जंगल अक्सर उन समूहों की शरण स्थली होते थे जो राज्य के नियंत्रण से बाहर रहना चाहते थे या कभी-कभी विद्रोह भी करते थे। अच्छा, तो जंगल साफ करके उन पर काबू पाना आसान हो जाता था। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी जो सल्तनत काल के इतिहासकार थे, उन्होंने बलबन का एक किस्सा बताया है। क्या किस्सा है? बलबन ने दिल्ली के पास मेवात के इलाके में, जहां मेवाती लोग रहते थे और अक्सर लूटपाट करते थे, उनके जंगलों को साफ करवा दिया था ताकि वो छुप न सकें और उन पर नियंत्रण रखा जा सके। बिल्कुल। बर्नी बताते हैं कि सुल्तानों ने विद्रोहियों को खदेड़ने, उनके गांवों को जलाने और जंगल काटकर सड़कें बनाने के लिए सेना का भी इस्तेमाल किया। सड़कें बनने से सेना की आवाजाही आसान हो जाती थी और नियंत्रण बढ़ता था। तो जंगल काटना सिर्फ कृषि के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य रणनीति का भी हिस्सा था। जी हाँ। और क्या राज्य इसे प्रोत्साहित भी करता था? हाँ, हमने अभी जिक्र किया शाहजहां के समय का। उस वक्त किसानों और जमींदारों को परती और जंगली भूमि को खेती में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नूरुल हसन ने इस पर लिखा है, शायद उन्हें कुछ रियायतें भी दी जाती होंगी। और ये सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं हो रहा था, जनजातीय क्षेत्रों में भी ऐसा हुआ, जैसे छोटा नागपुर और संथाल पर रहना। हाँ, इन इलाकों में बाहरी लोगों के बसने से, जैसे अफगान, राजपूत, भूमिहार वगैरह, और साथ ही शेरशाह सूरी या राजा मानसिंह जैसे सेनापतियों के सैनिक अभियानों के कारण भी जंगलों की कटाई हुई। और वहां फिर गहन कृषि शुरू हुई होगी। हाँ, धीरे धीरे वहां भी खेती का तरीका बदला और गहन कृषि का विस्तार हुआ। तो हमने देखा कि जमीन उपलब्ध थी, उसे जोतने के साधन बैल किसान सीमित थे, और राज्य व अन्य कारणों से कृषि का विस्तार हो रहा था, जिसमें जंगल भी काटे जा रहे थे। अब आते हैं यूनिट 16.3 पर, उत्पादकता का प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ, यानी प्रति इकाई जमीन पर कितनी पैदावार होती थी, यील्ड कितनी थी। और ये किन बातों पर निर्भर करती थी? देखिए, उत्पादकता कई चीजों का मिला जुला परिणाम होती है। सबसे पहले तो मिट्टी की किस्म, जमीन कितनी उपजाऊ है। दूसरा, सिंचाई की उपलब्धता, पानी कितना और कब मिलता है। तीसरा, मिट्टी में खनिज तत्व कैसे हैं। चौथा, बारिश का पैटर्न कैसा है, मॉनसून कैसा रहता है। और प्राकृतिक आपदाएं भी तो असर डालती होंगी। बिल्कुल, सूखा, बाढ़, ओले, टिड्डी दल, ये सब उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित कर सकते थे। तो पहले मिट्टी की बात करते हैं। क्या पूरे भारत में एक जैसी मिट्टी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में मिट्टी की बहुत विविधता है, और ये मध्यकाल में भी थी। मुगलों ने राजस्व आकलन के लिए मिट्टी का वर्गीकरण किया था, जो उसकी उत्पादकता पर आधारित था। हाँ, वो 4 श्रेणियां। जी। पहली, पोलेज। जी, ये सबसे अच्छी जमीन मानी जाती थी जिस पर हर साल बिना पड़ती छोड़े खेती होती थी। हाँ। दूसरी, परावती। इस जमीन को अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली यानी पड़ती छोड़ना पड़ता था। तीसरी, चाचर। इसे शायद और ज्यादा समय के लिए करीब 3-4 साल पड़ती रखना पड़ता था। हाँ। और चौथी थी बंजर। ये वो भूमि थी जिसे 5 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए पड़ती छोड़ा जाता था, या जो खेती के योग्य मुश्किल से बनती थी। तो ये तो मुगलों का वर्गीकरण हुआ। क्या क्षेत्रीय स्तर पर भी मिट्टी की पहचान थी? बिल्कुल।
जैसे सुबह बिहार में यानी बिहार प्रांत में 2 तरह की मिट्टी का जिक्र मिलता है, भांगर और खादर। भांगर और खादर। ये क्या है? भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदी के बाढ़ वाले मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदी के पास के इलाकों में हर साल बाढ़ से जमा होती है। खादर ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। अच्छा, और दक्षिण भारत में? वहां की मिट्टी अलग थी। दक्कन के पठार पर रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी मिलती है जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर लाल मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी भी है नदी घाटियों में। मराठा क्षेत्र में भी मिट्टी का वर्गीकरण था? हाँ, वहां भी जमीन को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे बागायत वो जमीन थी जो सिंचित होती थी, जिस पर बाग या अच्छी फसलें लगती थीं। जिरायत वो थी जो बारिश पर निर्भर थी। और मौथास्थल नदी के किनारे की अच्छी जमीन होती थी। माल पहाड़ी या उबड़ खाबड़ जमीन को कहते थे। कोंकण तट की मिट्टी लाल होती थी। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वगैरह में? वहां गीली भूमि जहां चावल जैसी फसलें होती थीं उसे नानचई कहते थे, और सूखी भूमि जहां मोटे अनाज या दालें होती थीं उसे पुंचई कहते थे। तो मिट्टी की काफी विविधता थी और लोग उसे पहचानते थे, उसका वर्गीकरण करते थे। जी हाँ। अब सवाल ये है कि क्या ये मिट्टी उपजाऊ थी? क्या खाद का इस्तेमाल होता था? हाँ, क्या लगता है? आमतौर पर भारतीय मिट्टी को उपजाऊ माना जाता था, खासकर इसलिए भी क्योंकि परती छोड़ने की प्रथा काफी आम थी, जिससे मिट्टी को आराम मिल जाता था। और खाद? पशु खाद यानी गोबर वगैरह का इस्तेमाल होता था। इसका जिक्र मिलता है। और गंगा बेसिन जैसे बड़े इलाकों में नदियों की बाढ़ हर साल नई मिट्टी लाकर बिछा देती थी, जिससे प्राकृतिक रूप से उर्वरता बनी रहती थी। इसे सिल्ट कहते हैं। तो मिट्टी अच्छी थी, खाद का प्रयोग होता था, परती छोड़ते थे, लेकिन फिर भी उत्पादकता हमेशा एक जैसी नहीं रहती होगी। बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण था अकाल, फैमिन्स। यूनिट 1632 इसी पर है। हाँ, मध्यकाल में अकाल एक बहुत बड़ी और बार बार आने वाली आपदा थी। जी, ये कड़वी सच्चाई थी उस दौर की, और ये नियमित रूप से पढ़ते थे। कोई ऐसा दशक नहीं जाता होगा जब भारत के किसी न किसी हिस्से में सूखा या अकाल न पड़ा हो। इनका मुख्य कारण क्या होता था? बारिश की कमी? हाँ, ज्यादातर अकालों का मुख्य कारण मॉनसून का फेल होना यानी वर्षा की अत्यधिक कमी ही होता था। भारतीय कृषि मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भर थी और आज भी है। कुछ बड़े अकालों का जिक्र आता है इतिहास में। हाँ, कई विनाशकारी अकाल पड़े। जैसे 1334-35 में दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के राज में एक बड़ा अकाल पड़ा था। इब्न बतूता ने उसका आंखों देखा हाल लिखा है। और मुगल काल में? मुगल काल का सबसे भयानक अकाल शायद 1630 से 1632 के बीच गुजरात और दक्कन में पड़ा था। इसे 30 साला अकाल भी कहते हैं, हालांकि ये करीब 3 साल रहा था। इसके बारे में क्या पता है? पीटर मुंडी जैसे यूरोपीय यात्रियों ने इसका बड़ा भयावह वर्णन किया है। कहते हैं कि गुजरात में ही लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। 30 लाख! 30 लाख! ये तो अविश्वसनीय संख्या है। हाँ, खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लोग घर बार छोड़कर भाग रहे थे, भूख से मल रहे थे। यहाँ तक कि नरभक्षण की भी खबरें आती हैं। हे भगवान! और मारवाड़ यानी राजस्थान का इलाका? मारवाड़ क्षेत्र तो वैसे भी सूखा प्रवण है। वहाँ अकाल ज्यादा बार आते थे। वहाँ के लोकगीतों और कहावतों में भी अकाल का जिक्र बार बार आता है। तो जब ऐसे भयानक अकाल पड़ते थे तो क्या राज्य मतलब सुल्तान या बादशाह कुछ करते थे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी समझी जाती थी? हाँ, राज्य अपनी तरफ से प्रयास जरूर करते थे। ऐसा नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। बर्नी ने अपनी किताब फतवाए जहानदारी में लिखा है कि राजा के कर्तव्यों में ये शामिल है कि वो अकाल के समय प्रजा की मदद करे। कैसे मदद करें? जैसे टैक्स कम कर दे या माफ कर दे, सरकारी भंडारों से सस्ता अनाज बेचें या मुफ्त में बांटें, खैरात खाने, लंगर चलवाएं। क्या सल्तनत काल में ऐसा किया गया? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी में भविष्य में कमी से बचने के लिए अनाज भंडारण की एक बड़ी नीति अपनाई थी। हालांकि उसका मुख्य मकसद सेना को सस्ता अनाज देना था। और मोहम्मद बिन तुगलक जिनके समय में दिल्ली में अकाल पड़ा? उन्होंने प्रभावित लोगों को दिल्ली में करीब 6 महीने तक भत्ता दिया था और कृषि सुधार के लिए एक नया विभाग भी बनाया था, दीवाने अमीर कोहू। दीवाने अमीर कोहू ये क्या करता था? इसका काम था कृषि का विस्तार करना, बंजर भूमि को खेती लायक बनाना,
किसानों को बीज और औजार के लिए ऋण देना। उन्होंने किसानों को सोंधर नाम का ऋण दिया, सिंचाई पर जोर दिया, यहाँ तक कि किसानों को ये भी सलाह दी कि वो सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना रहें, बल्कि वैकल्पिक फसलें जैसे गन्ने की जगह अनाज उगाने की कोशिश करें। ये तो काफी प्रगतिशील कदम लगते हैं। हाँ, विचार अच्छे थे, लेकिन ये योजनाएं बहुत सफल नहीं हो पाईं, शायद ठीक से लागू नहीं हुई या अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। और फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाने पर बहुत जोर दिया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। नहरों से सिंचाई बढ़ने से अकाल का असर कुछ कम हुआ होगा। मुगल काल में क्या स्थिति थी, लोदी और सूर्यवंश में? सिकंदर लोदी और शेर शाह सूरी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अनाज भंडारण और अकाल के समय कर माफी जैसे कदम उठाए थे। और अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? मुगलों के समय भी अकाल राहत कार्य होते थे, जैसे 1630-32 के भयानक अकाल के समय शाहजहां ने लंगर चलवाए, कर माफ किए। हमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि लोग अकाल से बचने के लिए पलायन करते थे, जैसे 1630 में हिरजी शाह नाम के एक व्यक्ति का जिक्र आता है जो राजस्थान से पटना चला गया था। लेकिन इन राहत कार्यों के बावजूद अकाल का असर बहुत भयानक होता था। हाँ, क्योंकि आपदा का पैमाना इतना बड़ा होता था कि राज्य के प्रयास अक्सर नाकाफी साबित होते थे और कई बार किसान इतने हताश हो जाते थे कि वो अपनी जमीन और घर-बार छोड़कर ही भाग जाते थे। जैसा 1660 के दशक के अकाल के बाद हुआ। हाँ, उस समय भी कई किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी थी और इसका असर सिर्फ अनाज की फसलों पर नहीं पड़ता था। कपास जैसी नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स पर भी बुरा असर पड़ता था, जिससे व्यापार भी प्रभावित होता था। ये तो बहुत ही दुखद पहलू है मध्यकालीन जीवन का। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट 16.4 पर आते हैं, उत्पादन की तकनीकें, फसलें, मतलब क्या उगाते थे और कैसे उगाते थे। हाँ, तो क्या मध्यकालीन कृषि एकदम स्थिर थी, मतलब जैसी चली आ रही थी वैसी ही थी, या इसमें कुछ बदलाव, कुछ नयापन भी आ रहा था? नहीं, ये बिल्कुल स्थिर नहीं थी। इसमें लगातार बदलाव आ रहे थे, नई तकनीकें भी आ रही थीं और नई फसलें भी। अच्छा, तो पहले फसल पैटर्न की बात करते हैं। मतलब साल में कितनी फसल ली जाती थी मौसम के हिसाब से? मुख्य रूप से 2 फसल ऋतुएं थीं, जैसा आज भी है। एक खरीफ जो पतझड़ में काटी जाती है, यानी मानसून की फसल, जैसे चावल, बाजरा, मक्का। हाँ, और दूसरी रबी जो बसंत में काटी जाती है, यानी सर्दियों की फसल, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। को में 2 फसलां यानी साल में 2 फसलें लेना आम बात थी। मतलब एक ही खेत में खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाना। इब्न बतूता ने भी इसका जिक्र किया है। क्या कहीं 3 फसलें भी होती थी? हाँ, बंगाल जैसे बहुत उपजाऊ और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में साल में 3 फसलें, खासकर चावल की अलग अलग किस्म उगाई जाती थीं। लेकिन राजस्थान जैसे कंपनी वाले इलाकों में? वहाँ जाहिर है साल में एक फसल लेना ही मुख्य था, ज्यादातर खरीफ की फसल जो मानसून पर निर्भर थी। रबी की फसल वहीं हो पाती थी जहाँ सिंचाई का कोई साधन हो। क्या किसान एक ही खेत में साल दर साल एक ही फसल उगाते थे या फसलें बदलते थे? क्या विविधीकरण था? विविधीकरण तो था ही, अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं और राज्य भी कभी कभी इसमें दखल देता था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका हमने जिक्र किया, किसानों को गेहूं की जगह गन्ना और अंगूर जैसी बेहतर या ज्यादा मुनाफे वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। पर वो सफल नहीं हुई। नहीं, वो कोशिश असफल रहे। शायद किसानों ने उसे नहीं अपनाया। लेकिन मुगल काल में राज्य जिन्स ए आला यानी उच्च कोटि की फसलों को बढ़ावा देता था। जिन्स ए आला ये क्या था? आला मतलब बेहतर, उच्च। इसमें नकदी फसलें आती थीं, जैसे गन्ना, कपास, नील, अफीम। राज्य इन्हें इसलिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे राजस्व ज्यादा मिलता था। इन्हें जिन्स ए कमील भी कहा गया है, यानी उत्कृष्ट या नकदी फसल। तो नकदी फसलों पर जोर था। और क्या फसल चक्रण भी होता था? मतलब मिट्टी की ताकत बनाए रखने के लिए फसलें बदल बदल कर बोना? हाँ, फसल चक्रण की समझ थी। खासकर दलहन फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, इनको अनाज वाली फसलों के साथ अदल बदल कर बोया जाता था। क्यों? क्योंकि दलहन फसलें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ये तो बहुत वैज्ञानिक तरीका है। जी हाँ। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलें मुख्य थीं। हाँ, क्या उगाते थे लोग? अगर हम गंगा के मैदानों की बात करें, जो सबसे उपजाऊ इलाका था, तो वहाँ गेहूं, जौ,
चावल, चना, मटर, दालें, गन्ना, कपास और तिलहन जैसे सरसों, तिल ये सब आम थे। और क्षेत्रीय विशेषता भी होगी। बिल्कुल, जैसे राजस्थान में बाजरा और मोठ मुख्य फसलें थीं। पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चावल सबसे प्रमुख था। नकदी फसलों में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण थी? नकदी फसलों में गन्ना, गुड़ और शक्कर के लिए, कपास कपड़े के लिए और नील, इंडिगो कपड़ों की रंगाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। नील तो शायद बाहर भी जाता था। हाँ, नील की यूरोप में बहुत मांग थी, खासकर 17वीं सदी में। बयाना आगरा के पास और सरखेज गुजरात में का नील बहुत मशहूर था। और अफीम? अफीम भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल थी, खासकर मालवा और बिहार में इसकी खेती होती थी। इसका इस्तेमाल दवाइयों में और नशे के लिए होता था और इसका व्यापार भी होता था। पश्चिमी घाट किस लिए जाने जाते थे? मसाले, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी ये सब पश्चिमी घाट और मालाबार तट पर होते थे और इनका बहुत बड़ा व्यापार था। कश्मीर? कश्मीर अपने केसर के लिए मशहूर था। तो फसलों की काफी विविधता थी। क्या इस दौर में कोई नई फसलें भी आईं बाहर से? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मध्यकाल में, खासकर 16वीं और 17वीं सदी में, नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज के बाद वहां से कई नई फसलें भारत आईं। पुर्तगालियों और दूसरे यूरोपियों के जरिए? हाँ, उन्हीं के जरिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? तंबाकू। बिल्कुल, तंबाकू, टोबैको। ये 17वीं सदी की शुरुआत में आई और देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। लोग हुक्के में पीने लगे। जहांगीर ने इस पर रोक लगाने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हुआ। और कौन सी फसलें आई अमेरिका से? मक्का, मेज, आलू, पटेटो, टमाटर, टोमेटो, मूंगफली, ग्राउंडनट और मिर्च, चिली। मिर्च भी बाहर से आई। आज तो भारतीय खाने की पहचान है। हाँ, मिर्च भी पुर्तगाली ही लाए थे। इससे पहले खाने में तीखेपन के लिए काली मिर्च या अदरक का इस्तेमाल होता था। आलू, टमाटर, मक्का, मूंगफली, मिर्च, तंबाकू ये सब बाहर से आईं। ये तो कमाल की बात है। इसने तो खानपान और खेती दोनों को बदल दिया होगा। बिल्कुल बदल दिया। सोचिए, आज इनके बिना भारतीय कृषि और भोजन की कल्पना करना कितना मुश्किल है। और कॉफी, चाय? कॉफी अरब और अबिसीनिया इथोपिया से आई, खासकर पश्चिमी तट के रास्ते। चाय का प्रचलन बाद में ब्रिटिश काल में ज्यादा हुआ, हालांकि जंगली चाय शायद पहले से मौजूद थी। अब बागवानी की बात करते हैं। फलों की खेती का क्या हाल था? बागवानी काफी उन्नत थी। मुगल बादशाहों को बाग बगीचों का बहुत शौक था, खासकर बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां को। आम का जिक्र तो बहुत आता है। हाँ, आम की बहुत तारीफ मिलती है। इब्न बतूता ने भी सल्तनत काल में इसका जिक्र किया है और बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों ने भी मुगल काल में इसकी प्रशंसा की है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में थीं। और अंगूर? अंगूर की खेती भी होती थी और इसमें एक नई तकनीक आई, ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधना या पैवंद लगाना। ये कहाँ से आई? ये तकनीक ईरान और मध्य एशिया से आई। इससे अंगूर की बेहतर किस्में उगाना संभव हुआ। फलों की गुणवत्ता सुधरी। संतरे की भी बेहतर किस्में जैसे संतरा और नारंगी शायद इसी तकनीक से विकसित हुई हों। लेकिन सुना है शाहजहां ने बाद में अंगूर की खेती पर कुछ रोक लगा दी थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शायद शराब बनाने में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए उन्होंने इस पर कुछ पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये कितना प्रभावी था कहना मुश्किल है। और कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर, बेर, शरीफा, खरबूजा, तरबूज, अनार, सेब, नाशपाती, कई तरह के फल शाही बागानों और आम लोगों के बगीचों में उगाए जाते थे। तो कुल मिलाकर फसलों की दुनिया काफी विविध और बदलती हुई थी। जी हाँ, अब इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, वाणिज्यीकरण। आपने नकदी फसलों का जिक्र किया, जिनसे आला का जिक्र किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था? मतलब खेती सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए भी हो रही थी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इरफान हबीब का तो यही तर्क है। हाँ, प्रोफेसर इरफान हबीब का ये एक प्रमुख तर्क है कि मध्यकालीन भारतीय कृषि, खासकर मुगल काल में, काफी हद तक वाणिज्यिक हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा कारण वो क्या बताते हैं? राज्य द्वारा भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू का नकदी यानी कैश में वसूला जाना। मतलब किसान को अपनी उपज का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होता था और सरकार वो अनाज या फसल के रूप में नहीं बल्कि पैसे के रूप में लेना पसंद करती थी। हाँ, ज्यादातर मामलों में, खासकर मुगल काल में, राजस्व नकद में ही तय होता था और वसूला जाता था।
अब अगर किसान को नकद पैसा देना है तो उसे अपनी उपज का एक हिस्सा बाजार में ले जाकर बेचना पड़ेगा। ताकि उसे पैसे मिले और वो राजस्व चुका सके। बिल्कुल। इससे किसान न चाहते हुए भी बाजार से जुड़ गया, उसे अपनी फसल बेचनी ही पड़ती थी। और फिर नकदी फसलों का महत्व बढ़ गया होगा। जाहिर है, जिन फसलों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती थी या जिनकी मांग ज्यादा थी, किसान उन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित हुए। जैसे कपास, रेशम, सिल्क, गन्ना, नील, अफीम। नील का तो आपने बताया यूरोप तक निर्यात होता था। हाँ, तो उसकी मांग बहुत थी। इसी तरह कपास की मांग कपड़ा उद्योग के लिए थी, गन्ने से शक्कर बनती थी, अफीम का व्यापार होता था। तंबाकू भी आते ही बहुत तेजी से एक महत्वपूर्ण नकदी फसल बन गई। तो इस बदलाव को हम कैसे समझ सकते हैं? इसे हम खुदा कश्ता से जिनसे कमील की ओर बदलाव कह सकते हैं। खुदा कश्ता मतलब वो खेती जो मुख्यतः अपने परिवार के भरण पोषण या निर्वाह के लिए की जाती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जिनसे कमील मतलब उत्कृष्ट या नकदी फसल, कैश क्रॉप्स, जो मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो जोर धीरे धीरे निर्वाह खेती से नकदी फसलों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या सभी किसान ऐसा कर रहे थे? क्या छोटे किसान भी नकदी फसलें उगा रहे थे? ये एक बहस का मुद्दा है। शायद बड़े किसान और बेहतर संसाधनों वाले किसान नकदी फसलें ज्यादा उगाते हों। छोटे किसान शायद अभी भी अपनी जरूरतें पूरी करने पर ज्यादा ध्यान देते हों। लेकिन राजस्व की नकद मांग का दबाव तो सब पर था। तो वाणिज्यीकरण हो रहा था, भले ही उसका स्तर और प्रभाव सब पर एक जैसा ना हो। हाँ, ये कहना शायद ज्यादा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्पादन के साधनों की। 16.4.3 मतलब खेती करने के लिए क्या औजार, टूल्स और तकनीकें इस्तेमाल होती थीं? जी, सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण औजार था हल। प्लाव। लकड़ी का हल। हाँ, मुख्य रूप से लकड़ी का ही बना होता था, लेकिन उसमें नीचे जमीन को खोदने के लिए लोहे की एक फाल या कुसी लगी होती थी, आयरन प्लाउशेयर। क्या यूरोपीय यात्रियों ने इसका जिक्र किया है? हाँ, कई यूरोपीय यात्रियों ने भारतीय हल का जिक्र किया है और अक्सर उसे यूरोप के भारी हलों की तुलना में हल्का बताया है। क्या हल्के हल से गहरी जुताई हो पाती थी? शायद उतनी गहरी नहीं जितनी यूरोप के भारी हलों से होती थी, लेकिन भारतीय मिट्टी और मौसम के हिसाब से शायद हल्का हल ही ज्यादा उपयुक्त था। मिट्टी के हिसाब से हल्के और भारी दोनों तरह के हल इस्तेमाल होते होंगे। दक्कन और दक्षिण भारत में कैसा हल चलता था? वहां भी हल्का हल ही ज्यादा चलता था। कहा जाता है कि वहां के हल्के हल को खींचने के लिए भी 2-3 जोड़ी यानी 4 से 6 बैल लगते थे। अच्छा, और खाद का इस्तेमाल हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, पशु खाद का उपयोग खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए होता था। एक तरीका यह भी था कि रात भर भेड़ बकरियों के झुंड को खेत में बिठा दिया जाता था, ताकि उनकी मेंगनी और पेशाब से खेत को खाद मिल जाए। ये तो बड़ा प्राकृतिक तरीका है। जी। अब चावल की खेती की बात करें तो उसमें कोई खास तकनीक थी? हाँ, चावल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक थी, पौध प्रत्यारोपण, सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन। पौध प्रत्यारोपण मतलब ये कि चावल के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते थे। पहले बीजों को एक छोटी सी नर्सरी या क्यारी में बोकर पौधे सीडलिंग्स तैयार किए जाते थे। और फिर जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते थे तो उन्हें उखाड़कर मुख्य खेत में, पानी भरे खेत में एक एक करके लगाया जाता था। इससे क्या फायदा होता था? इससे पैदावार काफी बढ़ जाती थी, पौधों को बढ़ने के लिए सही जगह मिलती थी, खरपतवार कम होते थे और पानी का भी बेहतर इस्तेमाल होता था। ये तकनीक आज भी चावल की खेती का मुख्य तरीका है। क्या सीधे बीज बोने का तरीका भी था? हाँ, प्रसारण बोआई यानी बीज को खेत में बिखेर देना, ये तरीका भी इस्तेमाल होता था, खासकर उन इलाकों में जहाँ पानी कम होता था या मेहनत कम करनी होती थी, लेकिन पैदावार प्रत्यारोपण जितनी नहीं होती थी। इस प्रत्यारोपण तकनीक का सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख कब मिलता है? पुर्तगाली यात्री द्वाराते बारबोसा ने 1510 के आसपास दक्षिण भारत में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। हो सकता है यह तकनीक उससे पहले से भी इस्तेमाल होती रही हो। तो ये थी खेती की कुछ तकनीकें और औजार। अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, पानी, सिंचाई, इरिगेशन। यूनिट 16.5। हाँ, पानी के बिना तो खेती हो ही नहीं सकती, खासकर उन इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है या रबी की फसल के लिए जो मॉनसून पर निर्भर नहीं होती। बाबर ने भी शायद इसका जिक्र किया है। हाँ, बाबर ने अपने संस्मरण बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में खेती बारिश पर बहुत निर्भर है और यहाँ नहरों या पानी लाने के वैसे साधन नहीं हैं जैसे उसके अपने वतन मध्य एशिया में थे।
उसे यहाँ सिंचाई के साधनों की कमी महसूस हुई थी। तो फिर सिंचाई होती कैसे थी? सबसे आम साधन क्या था? सबसे आम और व्यापक साधन थे कुएं, वेल्स। गांव-गांव में, खेतों में कुएं खोदे जाते थे। कुओं से पानी कैसे निकाला जाता था? हाथ से खींचकर? हाथ से खींचना तो छोटे और उथले कुओं के लिए ही संभव था। बड़े और गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए कई तरीके थे। जैसे? एक बहुत ही उन्नत तरीका था फारसी पहिया, जिसे रहट या अरघट भी कहते हैं। रहट, ये कैसे काम करता था? अल्टियों या घड़ों की एक माला, चेन लगी होती थी। इस पहिए को बैलों की मदद से घुमाया जाता था। जैसे जैसे पहिया घूमता था, बाल्टियां नीचे कुएं में जाती थी, पानी भरती थीं, ऊपर आती थीं और पानी एक नाली में उड़ेल देती थीं, जहां से वो खेतों तक पहुंच जाता था। ये तो काफी मशीनीकृत तरीका लगता है। हाँ, ये उस समय की एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। इससे लगातार और ज्यादा मात्रा में पानी निकाला जा सकता था। ये पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत जैसे इलाकों में ज्यादा प्रचलित था। इसके अलावा और क्या तरीके थे कुएं से पानी निकालने के? एक और आम तरीका था चरस। इसमें बैल एक ढलान पर चलते हुए रस्सी से बंधे चमड़े के एक बहुत बड़े बैग, जिसे पूर या मोठ कहते थे, को कुएं से ऊपर खींचते थे। जब बैग ऊपर आता था तो उसे उलटकर पानी नाली में डाल दिया जाता था और फिर बैल वापस पीछे जाते थे और बैग नीचे चला जाता था। इसमें पानी एक बार में ज्यादा आता होगा, लेकिन लगातार नहीं आता होगा। राहट की तरह लगातार नहीं, बल्कि रुक रुक कर आता था, लेकिन शायद गहरे कुओं के लिए ये ज्यादा कारगर था। इरफान हबीब ने रेहट की प्रभावशीलता पर कुछ सवाल उठाए हैं। हाँ, प्रोफेसर हबीब का मानना है कि राहट बहुत गहरे कुओं के लिए शायद उतना कारगर नहीं था और वहाँ चरस का इस्तेमाल ज्यादा होता होगा। ये भी बहस का विषय है कि रेहट कितना पुराना है और कितना व्यापक था। अरघट शब्द का उल्लेख पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, पर क्या वो यही पहिया था, ये स्पष्ट नहीं है। कुएं कच्चे होते थे या पक्के? दोनों तरह के होते थे। कच्चे कुएं मिट्टी के होते थे जो ज्यादा टिकाऊ नहीं होते थे। पक्के कुएं ईंटों या पत्थरों से बनाए जाते थे जो ज्यादा चलते थे और ज्यादा गहरे भी हो सकते थे। बावड़ियां भी तो होती थीं, खासकर राजस्थान और गुजरात में। हाँ, बावड़ियां भी जल संरक्षण और पानी हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन थीं। इनमें सीढ़ियां बनी होती थीं जिनसे पानी की सतह तक नीचे उतरा जा सकता था। ये पीने के पानी और नहाने के काम तो आती ही थीं। शायद इनसे खेतों तक पानी ले जाने की भी कोई व्यवस्था होती होगी। कुओं के भी अलग अलग नाम थे? हाँ, गहराई के हिसाब से उथले कुओं को कोशिता और गहरे कुओं को कोहर कहा जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कुएं हो गए, और क्या साधन थे सिंचाई के? तालाब, बांध? हाँ, तालाब, बांध और जलाशय रिजर्वॉयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर दक्षिण भारत और मध्य भारत के पठारी इलाकों में, जहाँ जमीन पथरीली थी और कुएं खोदना शायद मुश्किल था या पानी ज्यादा नीचे था। बाबर ने इनका भी जिक्र किया है। हाँ, बाबर ने झीलों और तालाबों का जिक्र किया है जो पानी जमा करने के काम आते थे। क्या राजा महाराजा भी तालाब बनवाते थे? बिल्कुल। चंदेल राजाओं ने 10वीं-11वीं सदी में बुंदेलखंड में कई बड़े और सुंदर तालाब और बांध बनवाए थे। और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य तो टैंक निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वहाँ के शासकों ने सिंचाई को बहुत महत्व दिया और बड़ी संख्या में विशाल तालाब बनवाए। कोई उदाहरण? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के सबसे महान शासक माने जाते हैं, उन्होंने रायरा केरे नाम का एक विशाल टैंक बनवाया था। उससे पहले बुक्का प्रथम ने मालदेवी नदी पर एक बांध बनवाया था। अनंत राजसागर जैसे कई और बड़े टैंकों के उदाहरण मिलते हैं। मंदिरों से जुड़े तालाब भी होते थे? हाँ, दक्षिण भारत में मंदिरों को अक्सर जमीन दान में दी जाती थी, देवदान भूमि। इस भूमि की आय से या सीधे तौर पर मंदिरों द्वारा तालाब बनवाए और उनका रखरखाव किया जाता था। तमिलनाडु में ऐसी भूमि को एरीपत्ती कहा जाता था, जिसका मतलब ही था टैंक भूमि, यानी वो जमीन जिसकी आय टैंक के रखरखाव पर खर्च होगी। इन तालाबों और बांधों का निर्माण और रखरखाव कौन करता था? सिर्फ राजा या मंदिर? नहीं, ये कई स्तरों पर होता था। कुछ बड़े निर्माण राज्य करवाता था, कुछ स्थानीय समुदाय या गांव मिलकर बनवाते थे, कुछ धनी व्यक्ति या अधिकारी भी बनवाते थे। विजयनगर शासकों ने इसमें विशेष रुचि ली थी, जैसा आपने कहा। हाँ, और हमें एक अद्भुत शिलालेख इंस्क्रिप्शन मिला है आंध्र प्रदेश के पोरुमामिल्ला टैंक का, जो 1369 ईस्वी का है। इसमें क्या खास है? ये शिलालेख टैंक निर्माण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये बताता है कि एक अच्छा टैंक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। अरे वाह, क्या बताता है ये?
ये बताता है कि टैंक के लिए सही जगह कैसे चुने, जहां पानी का अच्छा स्रोत हो, जमीन मजबूत हो, सामग्री कैसी होनी चाहिए, अच्छे पत्थर, अच्छी मिट्टी, श्रम का विभाजन कैसे हो। इसमें लिखा है कि इसे बनाने में 1000 मजदूर लगे थे। 1000? गजब! ये टैंक बनाने का उद्देश्य भी बताता है, धर्म और यश कमाना, और बेशक खेती के लिए पानी देना, और सबसे महत्वपूर्ण इसके प्रबंधन की भी बात करता है। प्रबंधन कैसे? जिन्हें तुमु कहा गया है, लगाए गए थे। टैंक की देखभाल और मरम्मत के लिए भूमि भी दान में दी गई थी। ये उस समय की इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन की समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई कमाल का दस्तावेज है। पोरुमा मिल्ला टैंक शिलालेख 1369। जी हाँ। तो कुएं हो गए, तालाब और बांध हो गए। तीसरा बड़ा साधन क्या था? नहरें। कनाल्स। हाँ, नहरें मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ज्यादा विकसित हुईं, जहां नदियों से पानी लाना संभव था। ये कब ज्यादा बनी? नहरों का व्यवस्थित निर्माण 14वीं सदी में तुगलक वंश के समय शुरू हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ शुरुआत की थी, लेकिन असली काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की नहरें तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, उन्हें नहरें बनवाने का जुनून सा था। उन्होंने नहरों का एक बड़ा जाल नेटवर्क बिछाया। सबसे प्रसिद्ध थीं वो नहरें जो उन्होंने यमुना नदी से हिसार हरियाणा तक खुदवाईं। इनमें रजवाह और उलूक खानी नहरें प्रमुख थीं। और भी नहरें खुदवाईं? हाँ, उन्होंने सतलुज और घग्घर नदियों से भी नहरें निकलवाईं। इन नहरों से पानी उन इलाकों तक पहुंचा जहां पहले पानी की कमी थी। इसका क्या असर हुआ? इससे कृषि का जबरदस्त विस्तार हुआ। बहुत सी नई जमीन पर खेती होने लगी। नए गांव और शहर बसे, जैसे हिसार फिरोजा, आज का हिसार, और फतेहाबाद। फिरोज शाह ने इन नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों पर एक अलग से टैक्स भी लगाया था, जिसे हक्के शर्ब कहते थे। मुगल काल में नहरों का क्या हुआ? पुरानी नहरों की गाद जमने से वो बंद हो जाती थीं, तो उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। अकबर और खासकर शाहजहां ने फिरोज शाह की नहरों की मरम्मत करवाई और उनका विस्तार भी किया। शाहजहां ने कोई नई नहर बनवाई? हाँ, शाहजहां ने यमुना से एक नहर दिल्ली तक खुदवाई, जो उनके नए शहर शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली को पानी सप्लाई करती थी और रास्ते में खेतों की सिंचाई भी करती थी। इसे नहरे बहिश्त, स्वर्ग की नहर, या नहरे फैज, लाभ की नहर कहा गया। इन नहरों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ये राज्य की जिम्मेदारी होती थी। हमें औरंगजेब के समय के दस्तावेज मिलते हैं जिनमें नहरों की मरम्मत के आदेश दिए गए हैं। क्या मराठा क्षेत्र में भी नहरें थीं? बड़े पैमाने पर नहरें तो नहीं, लेकिन वहां स्थानीय स्तर पर नदियों या नालों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को खेतों तक ले जाने की व्यवस्था थी, जिसे बंधारा कहते थे। तो सिंचाई के काफी साधन विकसित हो गए थे, कुएं, तालाब, नहरें। लेकिन सवाल यह है कि कुल खेती वाली जमीन का कितना हिस्सा सिंचित था? ये बताना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि नहरों और तालाबों से सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि का एक छोटा हिस्सा ही था। ज्यादातर खेती अभी भी बारिश पर या कुओं पर निर्भर थी। कुल बोई गई जमीन का केवल 3 से 7% ही रहा हो। तंजौर, कावेरी डेल्टा जैसे कुछ इलाके अपवाद हो सकते हैं, जहां सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो सिंचाई महत्वपूर्ण थी, विकसित हुई, लेकिन उसका लाभ अभी सीमित क्षेत्र को ही मिल रहा था। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट 16.6 पर। कृषि उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब खेती करता कौन था? क्या सारे किसान एक जैसे थे? उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? नहीं, सारे किसान एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मुक्त किसान, फ्री पेजेंट अर्थव्यवस्था थी। मतलब किसान दास नहीं थे, अपनी मर्जी से खेती करते थे। लेकिन किसानों के अंदर कई वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? सबसे ऊपर थे खुदकश्त। ये वो किसान थे जिनकी गांव में अपनी जमीन होती थी, अपने हल बैल होते थे और वो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। इनकी स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती थी। खुदकश मतलब अपनी जमीन पर खुद खेती करने वाले। हाँ, फिर थे पाही कश्त। ये वो किसान थे जो अपने गांव से बाहर जाकर किसी दूसरे गांव में जमीन किराए पर लेकर या बटाई पर लेकर खेती करते थे। ये बाहर से क्यों आते थे? हो सकता है उनके अपने गांव में उनके पास जमीन ना हो या कम हो, या फिर दूसरे गांव में बेहतर अवसर हो। इनकी स्थिति खुदकश से थोड़ी कमजोर होती थी। और तीसरे?
तीसरे थे मुजरियान या रैयत। ये वो किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ये खुदकश किसानों की जमीन पर या फिर जमींदारों की जमीन पर मजदूरी करते थे या बटाई पर खेती करते थे। इनकी हालत सबसे खराब होती थी। तो किसानों में ही अमीरी, गरीबी और दर्जे का फर्क था? बिल्कुल। और इनके अलावा बड़े भूमि धारक भी थे, जैसे जमींदार, चौधरी, देशमुख, देसाई। इनके पास जमीन पर कुछ विशेष अधिकार होते थे और ये खुद खेती कम करते थे, करवाते ज्यादा थे। क्या श्रम की कमी महसूस होती थी? हाँ। लेबर शॉर्टेज? हाँ, हमने पहले भी जिक्र किया कि जमीन ज्यादा थी और लोग कम, तो श्रम की कमी अक्सर महसूस होती थी। खासकर मराठा क्षेत्र में इसका जिक्र आता है कि शिवाजी की सेना में बहुत से युवा भर्ती हो जाते थे, जिससे खेती के लिए मजदूर कम पड़ जाते थे। क्या बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर भी थी? हाँ, बंधुआ मजदूरी या बेगार, फोर्स्ड लेबर का भी जिक्र मिलता है। जैसे राजस्थान में हली प्रथा का जिक्र आता है, जहाँ कर्ज के बदले या पीढ़ी दर पीढ़ी लोग किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी करने को मजबूर होते थे। और जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, उसका कृषि पर क्या प्रभाव था? जाति व्यवस्था का तो समाज के हर पहलू पर गहरा प्रभाव था और कृषि इससे अछूती नहीं थी। कैसे? कृषि का जो मुख्य काम था, हल चलाना, बुआई कटाई करना, ये मुख्य रूप से कुछ विशेष जातियों द्वारा ही किया जाता था। जैसे? उत्तर भारत में जाट, गुजर, अहीर, कुर्मी, लोध, राजपूत जैसी जातियां मुख्य कृषक जातियां थीं। गुजरात में ब्राह्मण और पाटीदार भी खेती करते थे। मराठा क्षेत्र में कुनबी प्रमुख कृषक जाति थी। क्या कुछ निचली मानी जाने वाली जातियां भी खेती से जुड़ी थीं? हाँ, कुछ निचली या मीनियल कही जाने वाली जातियों को भी कृषि श्रम में लगाया जाता था, खासकर कटाई, निराई या दूसरे सहायक कामों में। इन्हें अक्सर अछूत समझा जाता था और इनके साथ भेदभाव होता था। क्या ब्राह्मण भी हल चलाते थे? आमतौर पर नहीं, लेकिन इसके अपवाद भी थे। जैसे राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे किसान थे और खुद खेती करते थे। तो जाति और व्यवसाय का गहरा संबंध था, लेकिन कुछ लचीलापन भी था। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन मोटे तौर पर जाति व्यवस्था कृषि के संगठन को बहुत प्रभावित करती थी। ठीक है, अब यूनिट 16.7 पर आते हैं। चारागाह और वन अर्थव्यवस्था है, पास्टोरल एंड फॉरेस्ट इकोनॉमीज। क्या मध्यकाल में सिर्फ खेती होती थी या पशुपालन और जंगल भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे? नहीं, सिर्फ खेती नहीं थी। पशुपालन, पास्टोरल इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा महत्व था, खासकर उन इलाकों में जहां खेती मुश्किल थी। हाँ, जैसे राजस्थान, गुजरात के कच्छ या दक्कन के पठार के कुछ हिस्से। इन इलाकों में चराई भूमि, पास्चर लैंड, जिसे खालिसा भी कहते थे, काफी ज्यादा थी। बड़ी संख्या में मवेशी यानी गाय, बैल, भैंस पाले जाते थे। इनसे क्या मिलता था? दूध, दही, घी, चमड़ा और सबसे जरूरी बैल, जो खेती के काम आते थे। पशु उत्पाद जैसे घी, चमड़ा, ऊन ये व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि घी और चमड़ा शायद गेहूं से भी सस्ते बिकते थे। इतनी ज्यादा मात्रा में होते थे? कौन सी नस्लें मशहूर थीं? गायों में मेवाती और नागौरी नस्ल की गायें अच्छी मानी जाती थीं। कच्छ और गुजरात की भैंसें दूध के लिए प्रसिद्ध थीं। ऊंट, कैमल, खासकर बोझा ढोने वाले बोझा ऊंट रेगिस्तानी इलाकों के लिए बहुत जरूरी थे। भेड़ बकरियां भी बड़ी संख्या में पाली जाती थीं, खासकर रायबरी और गुज्जर जैसे समुदाय इन्हें पालते थे। इनसे ऊन और मांस मिलता था। कच्छी घोड़े भी अपनी मजबूती के लिए जाने जाते थे। तो पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। और जंगल, वन अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट इकोनॉमी, जंगल भी बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि हमने जंगल काटने की बात की, लेकिन जंगलों से बहुत सी जरूरी चीजें भी मिलती थीं। क्या क्या मिलता था? सबसे पहले तो इमारती लकड़ी। घर बनाने, कुश्तियां और जहाज बनाने, औजार बनाने के लिए लकड़ी जंगलों से ही आती थी। सागौन, साल, शीशम जैसी लकड़ियां बहुत कीमती होती थी। पश्चिमी घाट और मालाबार तट। हाँ, पश्चिमी घाट सागौन के लिए और मालाबार तट जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग के लिए मशहूर थे। शिवाजी ने भी अपने जहाजी बेड़े के लिए स्थानीय लकड़ी का ही इस्तेमाल किया था। और लकड़ी के अलावा? रेशम, खासकर जंगली रेशम, लाख जिससे चूड़ियां, वार्निश और सील बनती थी, शहद और मोम, कस्तूरी जो कस्तूरी मृग से मिलती थी, कई तरह के रंजक जैसे मजीठ जिनसे कपड़े रंगे जाते थे, और हाथी दांत जो बहुत कीमती होता था। जड़ी बूटियां भी मिलती होंगी? हाँ, बहुत सी जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे भी जंगलों से ही आते थे। तो जंगल सिर्फ खाली जमीन नहीं थे, बल्कि वो एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन थे। तो कृषि, पशुपालन और वन,
ये तीनों मिलकर मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार बनाते थे। बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। चलिए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यूनिट 16.8 कृषि और राज्य, यानी शासकों की, सुल्तानों और बादशाहों की कृषि में क्या भूमिका थी। राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जैसा मैंने पहले कहा थोड़ी जटिल थी। इसके दो पहलू थे। पहला पहलू क्या था? पहला पहलू था राज्य का कृषि से अधिकाधिक राजस्व सरप्लस निचोड़ने का प्रयास। इरफान हबीब और जियाउद्दीन बर्नी जैसे विद्वानों का मानना है कि राज्य द्वारा लगाया जाने वाला भू राजस्व बहुत भारी होता था। कितना भारी? कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा हिस्सा 50% राजस्व के रूप में मांगा था। मुगलों के समय भी ये दर 1/3 33% से लेकर आधे तक हो सकती थी। इतना ज्यादा? हाँ, हबीब का तर्क है कि इस भारी राजस्व मांग के कारण किसानों के पास अपनी जरूरतें पूरी करने और अगले साल की खेती के लिए बीज बचाने के बाद बहुत कम बचता था। इससे कृषि में निवेश कम होता था और कई बार तो किसान इतने दब जाते थे कि कृषि संकट की स्थिति पैदा हो जाती थी, मतलब खेती छोड़कर भाग जाना या विद्रोह कर देना। तो एक तरफ राज्य कृषि पर भारी बोझ डाल रहा था। हाँ, ये एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? तो वो ये भी चाहता था कि खेती अच्छी हो और उसका विस्तार हो। जैसे क्या कदम उठाते थे? हमने जिक्र किया मोहम्मद बिन तुगलक का। उन्होंने कृषि सुधार के लिए दीवाने अमीरे को ही विभाग बनाया, किसानों को सौंदर्य ऋण दिए, नई और बेहतर फसलें उगाने को प्रोत्साहित किया। और तकावी ऋण? हाँ, तकावी ऋण का जिक्र बार बार आता है। ये एक तरह का एडवांस होता था जो राज्य किसानों को देता था। किस लिए? खासकर मुश्किल समय में, जैसे अकाल या बाढ़ के बाद, ताकि किसान फिर से खेती शुरू कर सकें, या फिर नई जमीन को खेती लायक बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए या बैल बीज खरीदने के लिए भी तकावी दी जाती थी। इसे बाद में आसान किश्तों में वापस करना होता था। तो राज्य मुश्किल में मदद भी करता था। हाँ, सिंचाई के साधनों का विकास, खासकर नहर निर्माण, इसमें तो राज्य की बहुत बड़ी भूमिका थी, जैसा हमने फिरोज शाह तुगलक और शाहजहां के मामले में देखा। औरंगजेब ने भी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वो किसानों को कुएं खोदने के लिए प्रोत्साहित करें। शिवाजी ने भी कुछ किया था। हाँ, शिवाजी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने किसानों को बैल, बीज आदि खरीदने के लिए अग्रिम धन दिया था और राजस्व व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की थी। तो राज्य की भूमिका दोहरी थी, एक तरफ शोषण या भारी बोझ, दूसरी तरफ कुछ हद तक प्रोत्साहन और मदद। बिल्कुल, इसे हम राज्य के विरोधाभासी चरित्र, कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर की तरह देख सकते हैं। वो कृषि का शोषण भी करना चाहता था और उसे बनाए भी रखना चाहता था। क्या राज्य बाजार को भी नियंत्रित करता था, फसलों की कीमत वगैरह? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल की एक बड़ी कोशिश की थी। अनाज और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें तय कर दी थीं, लेकिन वो व्यवस्था उसके बाद ज्यादा नहीं चली। आमतौर पर कीमतें मांग और पूर्ति पे ही निर्भर करती थीं। इन पर राज्य का नियंत्रण होता था। नमक उत्पादन पर भी, खासकर दक्कन में, राज्य का एकाधिकार था। शाही कारखानों या कार्यशालाओं के लिए जो उत्पादन होता था वो भी राज्य के नियंत्रण में था। नील व्यापार पर भी कोशिश हुई थी। हाँ, मुगल काल में नील के बढ़ते निर्यात को देखते हुए शाहजहां ने एक बार नील व्यापार पर शाही एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसका अधिकार एक व्यापारी मनोहर दास दांडा को दे दिया था, लेकिन ये व्यवस्था व्यापारियों के विरोध के कारण ज्यादा चल नहीं पाई और इसे वापस लेना पड़ा। तो राज्य का हस्तक्षेप था, लेकिन हमेशा सफल नहीं होता था। जी हाँ। तो ये कि हमारी यूनिट 16 कृषि उत्पादन पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा, हमने लगभग सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि मध्यकालीन भारतीय कृषि एक जटिल और गतिशील व्यवस्था थी। तो इस लंबी और गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे, अगर हम उन्हें संक्षेप में दोहराना चाहें? जरूर, कुछ मुख्य बातें जो सामने आई। पहला, मध्यकालीन भारतीय कृषि स्थिर नहीं थी बल्कि गतिशील थी। इसमें लगातार बदलाव आ रहे थे। दूसरा, भूमि आमतौर पर प्रचुर थी, लेकिन उसे जोतने के लिए श्रम, लेबर और पशु शक्ति, एनिमल पावर, खासकर बैल, सीमित थे। जमीन मानव अनुपात ज्यादा था। तीसरा, कृषि का विस्तार हो रहा था, जिसमें वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन और राज्य की नीतियों जैसे जागीर और मददे माश अनुदान
की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा, सिंचाई तकनीकों का विकास हुआ। राहट, चरस, तालाब, बांध, नहरें, इनका इस्तेमाल बढ़ा। हालांकि क्षेत्रीय भिन्नता थी। उत्तर में नहरें, दक्षिण में तालाब ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पांचवां, फसल पैटर्न में विविधता थी। खरीफ, रबी, बहुफसली खेती होती थी। फसल चक्रण का ज्ञान था और सबसे महत्वपूर्ण, नई दुनिया से नई फसलें आईं। तंबाकू, मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, जिन्होंने भारतीय कृषि और भोजन को बदल दिया। छठा, अकाल एक आवर्ती समस्या, रिकरिंग प्रॉब्लम थी, जो मुख्यतः मानसून के विफलता के कारण होती थी। राज्य ने इनसे निपटने के लिए राहत कार्य, ऋण, सिंचाई जैसे विभिन्न उपाय किए, लेकिन अक्सर वो नाकाफी होते थे। सातवां, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था। नकदी फसलें जैसे कपास, नील, गन्ना, अफीम, तंबाकू का महत्व बढ़ रहा था। इसमें राज्य की नगद राजस्व मांग का बड़ा योगदान था। आठवां, सामाजिक संरचना, यानी किसानों के विभिन्न वर्ग, खुदकश्त, पाहीकश्त, मुजरियान और जाति व्यवस्था ने कृषि उत्पादन के संगठन को गहराई से प्रभावित किया। नवा, राज्य की भूमिका दोहरी थी। एक तरफ भारी कराधान था, जो कभी-कभी कृषि संकट का कारण बनता था। दूसरी तरफ राज्य ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई, ऋण, तकावी और कृषि सुधार जैसे कदम भी उठाए। और दसवां, कृषि के साथ साथ पशुपालन और वन अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण थीं और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग थीं। वाह, ये तो इस पूरी यूनिट का एक बेहतरीन सार हो गया। जी, ये मुख्य बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। वाकई, ये समझना कितना दिलचस्प है कि सदियों पहले हमारी कृषि व्यवस्था कैसी थी, कितनी जटिल और कितनी जीवंत थी। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से, इस गहन चर्चा से सभी सुनने वालों को, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को मध्यकालीन भारत को समझने में काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को एक बार या शायद 2 बार फिर से सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारे तथ्य और कॉन्सेप्ट्स हैं। दोबारा सुनने से ये सब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और याद रहेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, रेपिटेशन इसकी। और याद रखें, इतिहास को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो जिंदगी को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, कृषि का इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमें बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज कैसे विकसित हुआ है। ये हमें भोजन के महत्व और उन किसानों के संघर्षों को समझने में मदद करता है जो अनादिकाल से इस धरती पर मेहनत करते आए हैं। बहुत खूब कहा। और अंत में हम हमेशा की तरह एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक विचारणीय प्रश्न। आज हमने बात की कि मध्यकाल में कृषि विस्तार के लिए और कभी-कभी राज्य नियंत्रण के लिए भी जंगलों को काटा गया। तो सोचने वाली बात यह है कि मध्यकाल में कृषि विस्तार और राज्य की नीतियों का पर्यावरण पर जो असर पड़ा, क्या उसके कुछ सबक, कुछ सीख आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, जब हम आज पर्यावरण परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अतीत से हम आज के लिए क्या सीख सकते हैं, जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये गहन चर्चा, ये विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा, पसंद आया, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल हैं, कोई विचार हैं, या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी विश्लेषणों की जानकारी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।